नमस्कार। इससे पूर्व में हम हिंदी भाषा शिक्षण में काव्य शिक्षण पर विचार विमर्श कर रहे थे और कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, कविता शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं, उसका महत्व क्या है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और हम अभी जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें है कविता के सौंदर्य तत्वों का बोध, जिसमें नाद एवं ध्वनि सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शैली सौंदर्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाद एवं ध्वनि सौंदर्य। कविता अपनी विशेष ध्वन्यात्मकता और नाद सौंदर्य से श्रोताओं का मन मोह ले देती है। शिक्षक को कविता शिक्षण और ध्वनि सौंदर्य में लय, गुरु, लघु, छंद, गुण आदि तत्वों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। देखिए मैंने क्या क्या चीजें आपको कही। लय में हो गुरु, लघु, छंद और गुण आदि तत्वों पर जब हम ध्यान देते हैं तो इन तत्वों पे ध्यान देने के साथ साथ ही हमारा ये जो नाद एवं ध्वनि सौंदर्य है, इसमें ध्वन्यात्मकता और नाद से श्रोताओं का मन कविता मोह लेती है। दूसरा हमारा है कल्पना सौंदर्य। कल्पना के माध्यम से कवि असंभव को संभव, अमूर्त को मूर्त और साधारण को असाधारण रूप से चित्रित करने में सफल हो जाता है। कल्पना शक्ति के आधार पर काव्य का सौंदर्यीकरण होता है। कल्पना शक्ति यानी कवि के पास काव्य में ऐसी सृजन क्षमता है कि वो असंभव को संभव कब कर सकते हैं, जब कल्पना होती है। असंभव को संभव, अमूर्त को मूर्त और साधारण को असाधारण रूप से चित्रित करने में सफल हो जाता है और ये काव्य का सौंदर्यीकरण होता है। फिर बात करेंगे विचार सौंदर्य की। कवि अपनी बौद्धिक अनुभूति के माध्यम से पाठकों और श्रोताओं के समक्ष विचारों को सुंदरता के साथ प्रस्तुत करता है। कविता में निहित नैतिक गुणों और उदात्त विचारों का सौंदर्यीकरण होता है। और उसके बाद में भाव सौंदर्य आता है। कविता का मुख्य लक्ष्य रसानुभूति होता है, रस को आनंद आना, सुनकर के आनंद आना। कविता काव्य जो होता है उसको सुन करके, देखिए हम कभी कभी जब कोई कविता सुनते हैं, दोहा सुनते हैं, छंद सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं तो हम मंत्र मुक्त हो जाते हैं, हम बिल्कुल लगता है वहां पहुंच गए हैं। तो कविता का मुख्य लक्षण रसानुभूति है। कविता में प्रधान भाव की अभिव्यंजना होती है। और अंत में शैली सौंदर्य की बात करेंगे। कविता में शैली का अपना विशेष महत्व है, जहां भाषा है, शब्द है, चयन है, बिंब है, प्रतीक है, योजना है और अलंकार है। जब ये सारे तत्व मिल जाते हैं तो वहां पर शैली कौन सी है ये हो जाता है। इसके बाद हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विविध आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। कैसे हम बालकों में, विद्यार्थियों में धीरे धीरे जब संस्कृति और साहित्य विज्ञान और औद्योगिकरण के युग में, वैश्वीकरण के युग में, तकनीकी के युग में धीरे धीरे जब संस्कृति और साहित्य अपना वर्चस्व कम उसका होता जा रहा है, तब किस प्रकार से हम कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे और इसके विविध आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले है कविता संग्रह, यानी कविता की संग्रह, जो कविताएं हैं उनका संग्रह करके कवि दरबार लगा करके विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर कवि दरबार लगा करके, यानी विद्यार्थियों का ही एक कवि दरबार लगा करके कविताओं का प्रस्तुतिकरण करा करके कविता रचना, स्वरचित कविताओं को लिखने के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा के उससे काव्य गोष्ठी, काव्य की गोष्ठियां आयोजन करा के, कवि सम्मेलनों का आयोजन करा करके, कवियों को सम्मानित करके, प्रभावशाली सस्वर वाचन करवा के और अंताक्षरी सुभाषित प्रतियोगिता करा करके कुछ आयाम है कि यानी इन माध्यमों से कविताओं का संग्रह करके, कवि दरबार लगा के, काव्य गोष्ठी करवा के, कवि सम्मेलन करवा के, कवियों को सम्मानित करके और प्रभावशाली सस्वर वाचन करके आदि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ये कुछ आयाम है। काव्य शिक्षण की विधियां, और अब इसके बाद में विधियां, अब ये तो हमने बात कर ली, लेकिन शिक्षण में विधियां भी
होती हैं कि कौन सी कविता को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो जब काव्य शिक्षण की विधियों की हम बात करेंगे तो वहां आता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे व्यास विधि की। ये विधि व्याख्यान विधि का ही विकसित रूप है। कविता का व्यास अर्थात विस्तार, व्यास का मतलब होता है विस्तार। शिक्षक कथावाचक की तरह कविता का एक एक भाव और विचारों को उदाहरण देकर गूढ़ शब्दों को सरल अर्थ के साथ समझाने का प्रयास करता है। उसमें उदाहरण होते हैं, अंतर कथाएं होती हैं आदि का प्रयोग किया जाता है और उच्च कक्षाओं के लिए ये बहुत श्रेष्ठ है। यानी व्यास विधि जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है, उच्चतम और उच्च कक्षाओं के लिए व्यास विधि श्रेष्ठ है। तुलनात्मक विधि, दूसरी विधि की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी विधि है तुलनात्मक विधि। इस विधि में शिक्षक कविता का शिक्षण करते समय कविता की अन्य भाषाओं अथवा उसी भाषा में समकक्ष कविता की तुलना करता है। तुलना विधि से शिक्षण करवाते समय शिक्षक कविता की तुलना उसी भाषा में करे। यदि भाषा की कविता से तुलना की जाए तो शिक्षक को उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तुलना करते समय समानताओं और असमानताओं का भी निष्पक्ष वर्णन किया जाना चाहिए, यानी दो समकक्ष कविताओं में तुलना करके। गायन विधि, शिक्षक कविता को लय, ताल, स्वर में पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण करते हुए कविता का पाठ वैसे ही करेंगे जैसे शिक्षक के द्वारा गायन के साथ आदर्श वाचन में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। बाल गीतों में सरल तुकबंदी होती है और गायन में मनोरंजन। गायन विधि से कविता शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना पूरा होता है। फिर आती है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में कविता की व्याख्या आलोचनात्मक विधि के अनुसार ही की जाती है, जिसमें कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समावेश होता है। यानी कविता की आत्मा भी होती है और शरीर भी होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को संदर्भ ग्रंथ और समीक्षा ग्रंथों का नाम बता देता है। विद्यार्थी स्वयं उसका अध्ययन करके कविता की भाषा, भाव, रस, अलंकार इत्यादि के गुण दोषों का उल्लेख करते हैं। ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग में लाई जाती है। फिर हम चर्चा करेंगे अभिनय विधि की। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि? अभिनय विधि। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होती है, अभिनय करके, नाटक करके। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कविता का पाठ अभिनय विधि से करवाता है। विद्यार्थी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उतनी ही पंक्तियों का गायन करते हुए अभिनय करते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को कविता कंठस्थ भी हो जाती है और गायन और अभिनय में उनकी रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में आती है कथन विधि। शिक्षक विद्यार्थियों को कविता का पाठ करवाता है और स्वयं पद्य में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। उदाहरणतः सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, जो मैंने अभी कुछ समय पूर्व भी आपको इसका उदाहरण दिया। सिंहासन हिल उठे, राजबंसों ने भ्रुकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की पंक्तियों को पढ़कर शिक्षक भौहें दिखाकर अर्थ बताता है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करते हुए कथन विधि से शिक्षण कराता है। सिंहासन हिल उठे, राजबंसों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी यानी हमारे आंखों के ऊपर की जो ये भौहें हैं, तानी थी। तो ये एक अभिनय कर करके, और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पहले अभिनय करके पढ़ाता है, फिर उसका अर्थ समझाता है। फिर आती है व्याख्यान विधि। ये विधि विद्यार्थियों को सक्रिय रखती है। शिक्षक सस्वर कविता का पठन करता है। भावानुभूति और रसानुभूति के बाद शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करता है और कविता की व्याख्या करता है। कविता में प्रयुक्त छंद, अलंकार एवं रस इत्यादि का स्पष्टीकरण शिक्षक को करना होता है। और फिर एक और विधि है खंड काव्य विधि।
ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पूर्ण से अंश एवं सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। इसमें प्रश्नोत्तर होने के कारण विद्यार्थियों को निरंतर सक्रिय रहना पड़ता है। जैसे सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। मैं पुनः दोहरा देती हूँ। खंड काव्य विधि में सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार। सोना बार बार तोड़ लो, बार बार कुछ नया बना लो, गला लो, पिघला लो, फिर कुछ बना लो। सज्जन, जीवन में पता नहीं कितनी बार हम टूटते हैं, कितनी बार जुड़ते हैं। और साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार। यानी कुम्हार जो है दुर्जन को, उसका एक धक्का ही जो उसने बनाया है पात्र, उसमें एक धक्का लगते ही वो अगर पक गया, उसमें दरार पड़ गई तो वो दोबारा नहीं बनता है। तो ऐसे में जो खंड काव्य विधि है, इसमें क्या है, कवि ने सज्जन की तुलना किससे करी है, एक प्रश्न हम इसमें पूछें। और इस विधि में ये एक प्रश्न उठता है कि सज्जन की तुलना कवि ने किससे करी है। काव्य शिक्षण के विभिन्न चरणों पर हम विचार करेंगे अब, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि कविता की पाठ योजना पर भी हम विचार कर रहे हैं। काव्य शिक्षण के विभिन्न चरण में सबसे पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, जब अध्यापक शिक्षक कक्ष में जाता है तो वो जो अध्ययन सामग्री लेके जाता है उसकी प्रस्तावना रखता है। अब ये प्रस्तावना कैसे हो सकती है? मूल काव्य पाठ के द्वारा, समानांतर कविता पाठ के द्वारा, अर्थबोध के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, मुख्य विषय की चर्चा के द्वारा और कविता के परिचय के द्वारा। दूसरा चरण क्या आता है प्रस्तावना के बाद? कविता का वाचन। कविता का जो वाचन होता है, यानी अगर हम काव्य पढ़ा रहे हैं, प्रस्तावना हमने कर दी, प्रस्तावना में मान लीजिए कि आज हम झांसी की रानी ही पढ़ रही होते, तो हमने पूछा होगा कि जो ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, ये कविता का किसके बारे में लिखी गई है? विद्यार्थियों ने बता दिया कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई की तुलना किससे करी गई है? उनकी तुलना मर्द से करी गई है। तो इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से हमने प्रस्तावना, और हमने कहा कि आज हम लक्ष्मीबाई कविता को पढ़ेंगे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता है। फिर पढ़ेंगे तो फिर क्या आता है? आदर्श वाचन आता है, कविता का वाचन, जिसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन इसलिए कहते हैं कि अध्यापक जो आदर्श प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। तो आदर्श वाचन में क्या आएगा? रागात्मक वाचन। यदि कोई कविता ऐसी है जिसको राग लेकर के गाया जाता है, तो जैसे देखो प्राथमिक कक्षाओं में मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी है, ये सारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बहुत सारी कविताएं हैं। तो रागात्मक, राग ले लेकर के उसका वाचन होता है। भावात्मक, भावना के साथ, जैसे मैंने अभी कहा कि यद्यपि मैं जानती हूं कि मैं द्रोणाचार्य जैसे नहीं, लेकिन तुम अर्जुन बनो, ये समय, ये क्या हो गया? भाव हो गया। फिर क्या आया? अभिनयात्मक, जैसे मैंने अभी कहा कि भ्रकुटी वाली बात मैंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा। तो ये कविता के वाचन के तरीके हैं, लेकिन ये आदर्श वाचन होंगे। फिर क्या आता है? भाव मूल्यांकन, उन भावों का मूल्यांकन करना। तीसरा चरण है। चौथे चरण में है सौंदर्य का अनुभव, यानी उस कविता का सौंदर्य को अनुभव करना। कैसे? ध्वनि सौंदर्य, यानी उसकी जो ध्वनि निकल रही है उसमें कितना सौंदर्य है, उसके विचारों में कितना सौंदर्य है, उसकी शैली में कितना सौंदर्य है, उसकी कल्पना कैसी है, और उसमें कितना रस है, रस सौंदर्य कितना है। तो ये हमारा हुआ चौथा चरण। पांचवें चरण में आएगा रचनात्मक कार्य। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उसमें रचनात्मक कार्य, यानी कुछ कार्य हमने दिया, वो रचनात्मक कार्य, उसका पांचवा चरण आएगा।
फिर ऐसे ही जब दोबारा, क्योंकि ये कम से कम हम 40 से 45 मिनट तक कक्ष में काव्य शिक्षण करा रहे हैं, तो दोबारा से आदर्श वाचन होगा। और आदर्श वाचन के बाद फिर वहीं से दोबारा आपने आदर्श वाचन किया, आदर्श वाचन के बाद में भावों का मूल्यांकन किया, भावों के मूल्यांकन के बाद सौंदर्य का अनुभव किया और रचनात्मक कार्य दिए। रचनात्मक कार्य में आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न हो सकते हैं, गृह कार्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार। अब ये तो हमने एक विस्तृत, मैंने आपको सैद्धांतिक चर्चा बताई। जब हम कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे हम एक पाठ योजना का निर्माण करके लेके जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं पाठ योजना पर भी चर्चा कर रही हूँ। पाठ योजना पे जो श्याम पट्ट और श्वेत पट्ट होता है, उस पर सबसे पहले हम विषय को अंकित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पद्य पढ़ा रही हूँ, मैंने ब्रैकेट में पद्य लिख दिया। उप विषय मैंने लिखा है कि आज की जो मेरी कविता है मैं माँ हूँ, वो है। कक्षा 7, अवधि 30 मिनट, कालांश तृतीय, और आज हमारा 8 अप्रैल है, तो वो हमने मान लीजिए लिख लिया। अब सबसे पहले हमने चरण में बात करी थी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में जैसे मैंने प्रश्न पूछा, अध्यापक ने आपने जो भी पढ़ा रहा है वो पूछेगा कि द्रोणाचार्य जैसा कोई और है क्या। विद्यार्थी उत्तर देंगे, नहीं, द्रोणाचार्य जैसा कोई और नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, कवि ने किसे अर्जुन जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए, ये स्वतंत्र प्रश्न है, इसमें 2 तरह के उत्तर आ सकते हैं। सारे विद्यार्थी कह सकते हैं हमें 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 हमें, सब ये भी बोल सकते हैं, और बच्चे निरुत्तर भी हो सकते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है और ये स्वतंत्र प्रश्न भी हो सकता है। फिर आ गया कविता का वाचन, और कविता के वाचन में जब भावात्मक वाचन होगा, तो जैसे मैं इसको पूरी काव्य का आदर्श वाचन आपके सामने कर रही हूँ। यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसी नहीं, किंतु तुम अर्जुन बनो यह संभव भी नहीं। तभी तो एकलव्य की भांति गुरु दक्षिणा में मुझे सदैव अपना अंगूठा देने को तत्पर रहते हो। निश्चित रूप से यह असंभव भी नहीं, यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसे नहीं। ये मैंने एक जो है वो गद्यांश पढ़ा। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रस्तुतिकरण है उसमें है भाव मूल्यांकन। कवि या शिक्षक कविता के भावात्मक आदर्श वाचन करते हुए विद्यार्थियों के समक्ष कविता का अंश जो प्रस्तुत करता है, तदुपरांत 1 या 2 विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगा, और अनुकरण वाचन के बाद विद्यार्थियों को कविता का सस्वर वाचन करने के लिए कहेगा। विद्यार्थी कविता के भावों को समझे अथवा नहीं, इसकी पुष्टि के लिए काठिन्य निवारण होगा, अर्थात कठिन शब्दों का सरलीकरण किया जा सकता है। जैसे अब ये जो मैंने पंक्तियां पढ़ी उसमें आया सदैव, भांति, असंभव। एक तरफ शब्द हो गए, सामने अर्थ। सदैव का मतलब होता है हमेशा, भांति का मतलब होता है तरह, और असंभव का मतलब होता है नामुमकिन, मुश्किल, जो नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरुदक्षिणा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हम काठिन्य निवारण में हम कह सकते हैं। और हमने कहा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा। फिर आता है हमारा सौंदर्य का अनुभव, विचार सौंदर्य। कवि और शिक्षक कविता शिक्षक के विचारों के सौंदर्य करने के साथ प्रस्तुत करता है और कहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह पांडवों के श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जैसा नहीं है, लेकिन वह अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है कि वह सब अर्जुन जैसे बने, क्योंकि अर्जुन इतिहास में और विश्व में और ना भूतो ना भविष्यति श्रेष्ठ धनुर्धर रहे हैं। अर्जुन अर्थात लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला। अर्जुन तो एक नाम है, लेकिन अर्जुन का जो पर्याय है वो है लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला, जिसे केवल लक्ष्य ही दिखाई देता है, ऐसा कुशल, साहसी और पराक्रमी शिष्य। फिर हमने चरण में बात करी थी रचनात्मक कार्य की। रचनात्मक कार्य में जैसे प्रश्न हम पूछ लेंगे, मैं माँ हूँ, कविता के भावों को ग्रहण करते हुए अपने शिक्षक के साथ अपने अनुभवों को कविता के रूप में लिखिए। यानी मैं माँ हूँ, ये आपने भावों को ग्रहण कर लिया, और शिक्षक के साथ अनुभव, यानी आपने अपने अध्यापक के साथ कभी आपके अपने अनुभव रहे हो, अच्छे विचार रहे हो, अच्छी स्मृति रही हो, तो उनको आप कविता के रूप में लिखिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा क्यों मांगा? आप एकलव्य के साथ
के स्थान पर होते या उसके साथ होते तो क्या करते। अब इसमें क्या होगा, विद्यार्थी जो बालक है उसकी चिंतन और कल्पना शक्ति है, उसका विकास होगा और वो उसको इस प्रकार से लिखेगा। तो ये जो आज का हम इस पे चर्चा कर रहे थे, पाठ्य योजना पर विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे थे और काव्य शिक्षण की विधियों पे चर्चा कर रहे थे, इसको मैं एक बार पुनरावृत्ति के दौर पे दोबारा आपके साथ संक्षिप्त रूप से दोहराना चाहूँगी। शिक्षण की जो काव्य शिक्षण की, कविता की जो शिक्षण विधियाँ हैं, उसमें सबसे पहले है व्यास विधि, फिर तुलनात्मक विधि, फिर गायन विधि, समीक्षा विधि, अभिनय विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि और खंड काव्य विधि। ये कुछ विधियां हैं। इन विधियों से हम कविता शिक्षण कराते हैं। फिर है काव्य शिक्षण के विभिन्न चरण, और काव्य शिक्षण यानी जो पाठ्य योजना बना के लेके सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में आता है कविता का वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सहस्वर वाचन, और वो रागात्मक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है, अभिन्यात्मक भी हो सकता है। फिर भाव मूल्यांकन, यानी जो कविता शिक्षक ने, कवि ने पढ़ाई, उसका भाव ग्रहण किया या नहीं विद्यार्थियों ने, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछना। फिर सौंदर्य का अनुभव, क्या वो उसको अनुभव किया है सौंदर्य, क्या कोई कल्पना या शैली या विचार या रस या ध्वनि का सौंदर्य हुआ है। फिर रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में हम जो पुनरावृत्ति के प्रश्न है वहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से सही गलत का मिलान करिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, एक स्थान के अनेक शब्दों के स्थान पर एक स्थान दे दीजिए, और ये सब हम कर सकते हैं। और फिर रचनात्मक, जैसे मैं माँ हूँ, हम विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि मैं माँ हूँ या मैं गुरु हूँ या मैं विद्यार्थी हूँ, ऐसे ही आप अपने कुछ विचार लिखिए। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ये व्याख्यान था, इसमें हमने काव्य शिक्षण पर और कविता शिक्षण पर विस्तृत चर्चा करी और पाठ्य योजना का निर्माण क्या होगा इस पर चर्चा करी। आशा करती हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।